हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अभिषेक क्लासेस में। हाँ जी दोस्तों, आज के लेक्चर में हम करेंगे एटम एंड मॉलिक्यूल्स का पार्ट 3। जो स्टूडेंट चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। स्टूडेंट्स, पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है। जो स्टूडेंट्स नए हैं वो वहाँ से देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मोलिकुलर मास एंड मोल कंसेप्ट। स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक ही है और लास्ट वीडियो है इसकी। तो पढ़ते हैं मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास क्या होता है? मास ऑफ मोलिक्यूल्स। तो जैसे हमने पढ़ा था एटॉमिक मास में क्या था? एक एटम का मास था। उसी तरह मोलिकुलर मास में क्या होगा? मोलिक्यूल्स का मास होगा। और मोलिक्यूल्स क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ एटम, कि जब एक से ज़्यादा एटम आपस में कंबाइन करते हैं तो उन्हें मोलिक्यूल्स कहा जाता है। तो मोलिकुलर मास का मतलब हुआ कि जो मोलिक्यूल है उसमें जितने एटम हैं उन सब के मास का सम। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन। इट इज़ अ सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम इन ए मोलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस। कि सम होता है सभी एटॉमिक मासेस का और ऑफ ऑल एटम इन ए मोलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस, कि किसी भी सब्सटेंस के जो मोलिक्यूल्स होते हैं उस मोलिक्यूल्स में जितने भी एटम्स हैं उनके सबके मासेस का सम होता है ये। तो देखते हैं इसकी एग्जांपल। H2O हाइड्रोजन है, इसका हम देखते हैं जो कि एक मोलिक्यूल्स है कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दो अलग अलग एटम्स क्या है? कंबाइन हो रखे हैं और कंबाइन होने पे इन्होंने क्या बनाया? वाटर। तो ये क्या बन गया? वाटर का मोलिक्यूल्स। तो देखते हैं इसका मास। सबसे पहले एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1U। यू का मतलब यूनिफाई मास। सेकंड है एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन जो है 16U, 16 यूनिफाई मास। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे कि हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? 2 एटम हैं और हाइड्रोजन का मास कितना है? 1। तो उसको कैसे लिखेंगे? 2 × 1, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 एटम थे तो 2 लिख लिया और मास कितना था? 1, तो मल्टीप्लाई कर दिया 1 से। तो मैंने जैसे नीचे लिखा हुआ है 2 × 1 प्लस, ठीक है जी। आगे क्या है? ऑक्सीजन का मास कितना है? 16 और एटॉमिक मास कितना है? 16 और एटम्स कितने हैं? 1। तो क्या करेंगे इसको? 16 × 1। तो ये क्या हुआ? मोलिकुलर मास। इनको आप सोल्व कीजिए। 2 × 1 2 प्लस 16 × 1 16, दोनों को सम करेंगे 18। तो ये क्या आया? अपने एक मोलिक्यूल का मास आ गया। टोटल कितना हो गया? 18U यूनिफाइड मास। एक एग्जांपल और लेते हैं HNO3, ठीक है जी। तो हाइड्रोजन का कितना मास हुआ? 1। नाइट्रोजन का कितना होता है? 14 और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो यहाँ पे हम तीनों को क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। 1 + 14 × 48। ये 48 कैसे लिया कि ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? 3 एटम है और ऑक्सीजन का मास कितना है? 16। 16 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 48। और ये क्या हो गया? O3 का मास हो गया। इन तीनों को सम कर दीजिए जो कि एक मोलिक्यूल का मास बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, कि जैसे हमने देखा हाइड्रोजन का 1 एटम था, नाइट्रोजन का 1 एटम था और ऑक्सीजन के 3 एटम थे। तो ये 3 अलग अलग एटम क्या हुए? पहले कंबाइन किया, कंबाइन करके इन्होंने एक मोलिक्यूल्स बना लिया और मोलिक्यूल का हमने मास निकाल लिया। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? मोलिक्यूल का मास निकालेंगे। आगे देखते हैं फॉर्मूला यूनिट। स्टूडेंट्स, फॉर्मूला यूनिट और पीछे जो हमने मास निकाले कोई खास फर्क नहीं है। कि इसमें क्या होता है कि एटम्स नहीं होते, इसमें जो हमारे एलिमेंट होता है उसमें एटम्स नहीं होते, उसमें आयंस होते हैं। एक देखते हैं इसकी एग्जांपल। सब्सटेंस हुज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस, कि जो सब्सटेंस होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? आयंस के होते हैं, आयंस होते हैं। कि जैसे हमने देखा कि कोई भी पार्टिकल एटम या मॉलिक्यूल से बना होता है, इसके अंदर क्या होते हैं? एलिमेंट के आयंस होते हैं। कि जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि एटम्स जब इलेक्ट्रॉन्स अपने डोनेट करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं तो वो क्या होता है? उनके ऊपर चार्जेस आ जाता है, प्लस चार्ज या माइनस चार्ज आता है, जिसकी वजह से हम उन्हें क्या कहते हैं? आयंस। ठीक है जी। तो ऐसे एटम जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट या शेयर करते हैं उन्हें आयंस कहते हैं। और जब ये आयंस कंबाइन करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? मोलिक्यूल्स आयन या एटम आयंस। अब हमने क्या करना है? इनका मास निकालना है और जब इनका मास निकालेंगे उसी के लिए यूज़ किया गया इसे फॉर्मूला यूनिट। तो देखते हैं NaCl। हमने एग्जांपल में भी पीछे यही किया था कि सोडियम और क्लोरीन एटम्स, सोडियम क्लोरीन क्या करते हैं? आपस में इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट और शेयर करते हैं। सोडियम डोनेट करता है और क्लोरीन एक्सेप्ट करता है और दोनों क्या करते हैं? जब अट्रैक्ट होके
कंपाउंड बनाते हैं NaCl, ठीक है जी। तो हमने क्या करना है, NaCl का मास निकालना है। तो देखते हैं एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। अब एटॉमिक मास ऑफ सोडियम एटम नहीं, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम आयंस, ठीक है जी, जो कितना होगा 23। मास वही रहेगा, बस इसका नाम चेंज हो गया क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स क्या किए, शेयर कर लिए या डोनेट कर दिए। और जो मास होता है वो किस पे डिपेंड होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स पे। तो इलेक्ट्रॉन्स जब शेयर या डोनेट करते हैं तो उससे मास पे फर्क नहीं पड़ता, तो वो रहेंगे तो क्या, सोडियम के एटम्स ही। पर एटम जब अब इन्होंने चेंज कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट या शेयर कर दिए, तो अब क्या बन गए, आयंस, जिसकी वजह से इनके ऊपर मास पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जो कंसीडरेबल मास होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का होता है, इलेक्ट्रॉन्स का नहीं होता। इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने पर सिर्फ इनके ऊपर चार्ज आ जाते हैं, जिसकी वजह से हम इन्हें आयंस कहते हैं। तो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम 23, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 35.5, दोनों के क्या हैं, एक एक आयंस हैं, तो दोनों को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 23 × 1 प्लस 35.5 × 1, तो दोनों को प्लस किया, कितना आ गया हमारे पास 58.5 यूनिफाइड मास। तो ये क्या होगा, NaCl का यूनिफाइड मास 58.5, हमने इसका मास निकाल लिया, ठीक है जी। आगे चलते हैं, मोल। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इस चैप्टर में से जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं, न्यूमेरिकल बनते हैं, वो इसी टॉपिक से बनते हैं। तो देखते हैं मोल। स्टूडेंट, मोल को पढ़ने से पहले हम देखते हैं एक बार एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में, कि एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में हमने जब पढ़ा था तो क्या देखा कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होता है, एटम और मॉलिक्यूल्स ही होते हैं। कि मॉलिक्यूल्स ग्रुप ऑफ एटम होता है, कोई खास फर्क तो नहीं है ना। तो देखा कि एटम्स बहुत छोटे होते हैं, इंडिविजिबल होते हैं, और इन्हें हम इनविजिबल भी होते हैं कि देख नहीं सकते, आगे इन्हें ब्रेक नहीं कर सकते, बहुत कम है, ठीक है जी। तो अब जब मैं बात करता हूँ कि मैंने एक कंटेनर में हाइड्रोजन गैस ले ली, तो उसमें उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या हुआ, एटम। अब उसके अंदर जो कंटेनर है उसके अंदर जो हाइड्रोजन गैस है उसके अंदर कितने एटम है ना, कि वो मुझे नहीं पता कितने एटम है। अब उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हम बात करें कि अगर गैस भी लगाएं तो उसके अंदर कह रहे हैं कि करोड़ एटम है या 10 करोड़ एटम है, मिलियन, बिलियन। तो जहाँ तक अपन अब देखते हैं नंबरिंग कि हमारी जो देश की करेंसी है ट्रिलियन के अंदर काउंट होती है, इतनी बड़ा नंबर जो ट्रिलियन है। तो अगर हम इन एटम्स के लिए ट्रिलियन वर्ड भी यूज़ करें तो भी वो बहुत छोटा पड़ता है, ठीक है जी। तो क्या हुआ कि जब मैंने कंटेनर में हाइड्रोजन एटम्स लिए तो वो ट्रिलियन से भी ज़्यादा थे, कि हमारी सोच से भी बहुत ज़्यादा एटम्स हैं उसके अंदर। तो क्या किया साइंटिस्टों ने, इतने बड़े नंबर को, मतलब इससे भी ज़्यादा एटम्स थे, इतने ज़्यादा एटम्स को काउंट करने के लिए एक बड़ा यूनिट बनाया जिसे नाम दिया गया मोल, ठीक है जी। तो आज उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं मोल का क्या होता है, नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन ए गिवन सब्सटेंस, कि हमारे पास जो कोई गिवन सब्सटेंस है, कोई भी हमने लिया है, उसके अंदर कितने एटम्स हैं। कि हमने मान लीजिए एक आयरन का पीस ले लिया, तो आयरन के अंदर उसके कितने एटम्स हैं वो हम उसे काउंट करेंगे। तो अब वो कैसे देखेंगे कि 1 मोल की जो नया यूनिट दिया गया 1 मोल, उसकी वैल्यू क्या थी 6022, और उसके पीछे 20 टाइम 0 और लगा दो, कि इतना बड़ा नंबर है ये, कि अगर हम इसे बोल भी नहीं पा रहे, अगर देखा जाए तो ट्रिलियन में कितनी जीरोस होती है, 1 लाख करोड़, 5 और 7 12 और 11 और मान लीजिए 10,000 करोड़ ट्रिलियन हो गया। कि पहले तो 10,000 करोड़, उसके पीछे फिर ट्रिलियन, जिसकी वैल्यू फिर क्या आती है 1 लाख करोड़, कि मतलब 10,000 करोड़ 1 लाख करोड़, इतना बड़ा नंबर है ये 1 मोल। कि अगर हम 1 मोल किसी के कोई सब्सटेंस लेते हैं तो उसके अंदर इतने सारे एटम्स होते हैं, कि इतने सारे एटम्स को हमने 1 मोल कह दिया। जिसे सिंप्लीफाई करके आगे कैसे लिखा गया 6.022 इंटू 10⁻23। कि ऐसे ऐसे क्यों लिखा गया, इसका भी कोई रीज़न होगा कि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए, या कोई एक साइंटिस्ट है कि कोई ना कोई रीज़न तो रहा होगा इसके पीछे इसको ऐसे लिखने का। तो देखते हैं नेक्स्ट, एवोगैड्रो कांस्टेंट, कि ये जो वैल्यू थी 6.022 इंटू 10⁻23, इसे क्या नाम दिया गया एवोगैड्रो कांस्टेंट, क्योंकि ये साइंटिस्ट का नाम था जिसने इसे सर्च किया, तो उसने अपने नाम पे ही इस वैल्यू को नाम दे दिया। 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रो कांस्टेंट, ठीक है जी। अब ये क्या है, ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। कांस्टेंट मतलब कि फिक्स है। जैसे कि हम बात करते हैं पेयर, तो पेयर का मतलब क्या होता है 2 चीज़ें, कि
जो जोड़ा होएगा या ग्रुप में दो चीज़ें होएगी उसे हम पेयर कह देते हैं। अब पेयर आप कहीं भी जाके किसी को भी नाम लीजिए पेयर, तो वो समझिएगा कि वो दो चीज़ मांग रहा है। कि मैं कहूँ मेरे को एक पेयर पेन दे दो, तो वो कहेगा मेरे को दो पेन दे देगा। या एक पेयर शूज़ दे दो, तो वो मेरे को दो शूज़ ही देगा। कि मतलब पेयर का मतलब ही दो होता है। या फिर डजन भी फिक्स है कि अगर हम डजन की बात करें, या जैसे देसी लैंग्वेज में दर्जन कह लेते हैं, 1 डजन बनानास, कि 1 डजन बनानास का मतलब होता है 12 केले। आजकल तो चलो ठीक है कि ये केजी के हिसाब से अपने बनानास बिकने लग गए। पहले क्या था, डजन के हिसाब से होता था कि रेट जब पूछते थे तो वो बताते थे कि 60 रुपये डजन है, कि 60 रुपये डजन है, कि उसके अंदर 12 केले हैं। तो उस तरह से हम एक केले का रेट निकाल लेते थे। तो इसी तरह ये क्या हुआ, फिक्स कर दिया कि 1 मोल जो वैल्यू होगी वो 6.022 × 10⁻23 के बराबर होगी। कि अब हम बात करेंगे, अगर 1 मोल मैं कोई सब्सटेंस लेता हूँ, अगर 1 मोल मैंने हाइड्रोजन ले ली, नाइट्रोजन ले ली, कार्बन ले ली, कोई भी मैंने एलिमेंट ले लिया, तो उसके अंदर इतने सारे उसके आइटम्स होंगे। ठीक है जी, तो उसे हमने 1 मोल का। आगे इन केस ऑफ मास, अब लेते हैं मास का केस। कि नंबर ऑफ आइटम्स तो हमने देख लिए कि 1 मोल, अगर मैं कोई हाइड्रोजन गैस ले ली, 1 मोल हाइड्रोजन गैस जब ली किसी कंटेनर के अंदर, तो मुझे ये तो पता लग गया कि उसके अंदर नंबर ऑफ आइटम कितने हैं, 6.022 × 10⁻23। पर उसका वेट कितना है। ठीक है जी, अब उसका भार भी तो होगा, इतने सारे आइटम्स है तो उसका कुछ वेट भी होना चाहिए, मास भी होना चाहिए। ठीक है जी, तो अब उसको मास क्या होगा वो देखते हैं। 1 मोल इज इक्वल टू, फर्स्ट लाइन को एक बार छोड़ दीजिए, हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि ले लिया सोडियम, कि मास ऑफ सोडियम आइटम कितना होता है। सोडियम का एक आइटम का मास होता है 23 यूनिफाइड मास, यू जो 23 यू लिखा हुआ है, यूनिफाइड मास, कि एक आइटम का मास है 23, तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम कितना हो जाएगा, 23 ग्राम। कि मतलब कोई भी एलिमेंट है उसके एक आइटम का जो मास होगा, उसको पीछे से यू हटा के उसके पीछे जी लगा दो, वो 1 मोल उसी एलिमेंट के एटम का 1 मोल का मास हो जाएगा। समझे बात को। एक बार फिर देखते हैं कि सोडियम के जो एक एटम का मास था, ठीक है जी, एक एटम का मास कितना था 23। अब उसके उन्हीं एटम को जब हम 1 मोल ले लेंगे, ठीक है जी, सोडियम के जब 1 मोल, सोडियम के एक एटम का मास 23 और सोडियम के 1 मोल का मास हो जाएगा 23 ग्राम। ठीक है जी, कुछ नहीं करना कि आपको जो भी एलिमेंट दिया हो उसके एक एटम का मास ढूंढ लीजिए। ठीक है, और जो 1 मोल ऑफ वही जो अपने एटम्स उसके होंगे वो 23 ग्राम हो जाएगा। मतलब उसके पीछे जी लगाना पड़ेगा तो वो ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब वो 1 मोल सोडियम का मास हो गया। ठीक है जी, तो 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। कि एटॉमिक मास तो हमने देखा कि सोडियम एटम को किस में पहले करते थे, एटॉमिक मास। जो 23 यू लिखा है वो क्या है, एटॉमिक मास। अब हमने क्या किया, यू को हटा दिया और ग्राम लगा दिया, तो एटॉमिक मास की जगह जो फर्स्ट लाइन है 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास है ना, कि एटम का मास किस में किया, एटॉमिक मास में। और अब जब हमने यू को हटा के जी लगाया तो क्या करेंगे, एटॉमिक मास के आगे ग्राम लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है जी, और इसी तरह अगर किसी मॉलिक्यूल का मास होगा तो वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा। कुछ नहीं करना, सिर्फ यू को हटा के जी लगा देना है, तो वो इस तरह से 1 मोल जो भी हमारे पास एलिमेंट होगा उसके 1 मोल एटम्स का मास आ जाएगा। आगे देखते हैं, मास ऑफ 1 वाटर मॉलिक्यूल। कि अब हमने एटम की बात की थी, अब मॉलिक्यूल का मास निकालना है। ठीक है, अब 1 वाटर मॉलिक्यूल्स का कितना होता है, H2O, जैसे हमने इसी लेक्चर के स्टार्टिंग में निकाला है, H2O हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 18 यूनिफाइड मास हो गया। तो इसी तरह 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, कि अब एक मॉलिक्यूल का मास निकाला 18 यूनिफाइड मास, तो 1 मोल मॉलिक्यूल्स वाटर के मॉलिक्यूल्स का मास कितना हो जाएगा, 18 ग्राम। जैसे कि मैंने बताया कि यू को हटाएंगे और जी लगा देंगे। ठीक है जी, तो इस तरह से 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स निकल गए। अब 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का मास हो गया 18 ग्राम। ठीक है, आगे देखते हैं, कुछ नोटेशंस हैं जो आपके न्यूमेरिकल वगैरह में यूज़ होएगी, तो पढ़ते हैं उनके बारे में। नंबर ऑफ मोल, ठीक है जी, कि अब हमने 1 मोल देखा कि 1 मोल की वैल्यू आ गई 6.022। अब वो नंबर ऑफ मोल ज़्यादा भी तो हो सकते हैं। मान लीजिए मेरे को 10 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम अगर कोई गैस दे दी
तो उसमें नंबर ऑफ मोल भी ज़्यादा आएंगे। तो अगर न्यूमेरिकल्स में इस तरह से मोल निकालने पड़ेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं गिवन गैस में, तो उसे हम n से डोनेट करेंगे, जो कि स्मॉल n है। ठीक है जी। नेक्स्ट है गिवन मास। गिवन मास मतलब कि जैसे अभी मैंने बताया कि हाइड्रोजन गैस का मास दिया हुआ है कि 20 ग्राम मेरे को गैस दी हुई है, तो वो क्या था, मुझे गैस का मास दिया हुआ था। तो अगर इस तरह से कोई गिवन मास हुआ किसी भी एलिमेंट का, तो वो उसे हम स्मॉल m से डोनेट करेंगे। और नेक्स्ट है मोलार मास। मोलार मास मतलब बड़े m से, मोलार मास मतलब उसी वो जो हमने ग्राम एटॉमिक मास ये जो निकाला था, ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मोलिकुलर मास, इसी को हम मोलार मास कह देते हैं। अगर एटम होगा तो ग्राम एटॉमिक मास कह देते हैं, और जो मोलिकुल्स होगा तो ग्राम मोलिकुलर मास कह देंगे, और दोनों को कॉमनली हम मोलार मास कह देते हैं। ठीक है जी। उसे बड़े m से डोनेट करेंगे। और नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल मान लीजिए कि मेरे को 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस दे दी। अब इसके अंदर कितने पार्टिकल्स है, तो पहले हम उसके 2 ग्राम के मोल्स बनाएंगे कि कितने मोल है। अगर वो नंबर ऑफ मोल पता लग गया हमें, तो उससे पार्टिकल्स पता लग जाएंगे कि 1 मोल में 6.022 मोल थे इंटू 10 की रेज़ पावर, और 2 मोल में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 2 मोल की वैल्यू निकल जाएगी। आगे है एवोगैड्रो कांस्टेंट, जिसे हम नोट करेंगे n नोट से, जो 6.022 की वैल्यू थी उसे n नोट से डोनेट करेंगे। तो ये कुछ नोटेशन थी जो आपको याद रखनी है। उसके बाद है 2 फॉर्मूलाज, जो आपके सारे न्यूमेरिकल में यही यूज़ होने हैं। ये 2 फॉर्मूलाज अच्छे से याद कर लेना। इसी को ही क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी। कि सबसे पहले नंबर ऑफ मोल, कि नंबर ऑफ मोल अगर आपको निकालना हो तो क्या करना गिवन मास अपॉन मोलार मास, कि नंबर ऑफ मोल निकालने हैं। मुझे दे दिया गिवन मास 10 ग्राम, मुझे हाइड्रोजन गैस दे दी, हाइड्रोजन गैस दे दी या कार्बन गैस दे दी, कुछ भी। ठीक है जी। हाइड्रोजन गैस दे दी 10 ग्राम। अब गिवन मास कितना हो गया 10 ग्राम। और मोलार मास कितना होता है, मतलब मोलार मास क्या होगा, हाइड्रोजन का 1 मोल का मास। ठीक है जी। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, एक एटम का मास, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 2, तो 1 मोल का कितना हो गया 2 ग्राम। और मेरे को दी कितनी है 10 ग्राम, तो 10/2 लिखूंगा, और जब इसको सोल्व करूंगा तो 5 आ गया, मतलब नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 5 मोल आ गए, कि मेरे को 5 मोल हाइड्रोजन गैस दी हुई थी। इसी तरह नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कि अब कोई भी हमें वेट दे रखा है कि 10 ग्राम हाइड्रोजन गैस ही सेम वही दे रखी थी। 10 ग्राम के अंदर मैंने नंबर ऑफ पहले क्या निकाले मोल। अब नंबर ऑफ मोल निकालने के बाद क्या है नंबर ऑफ पार्टिकल। नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने हैं, मतलब कि जितने मोल आ गए, मोल को क्या करेंगे हम एवोगैड्रो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल। ठीक है जी। आगे चलते हैं। ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिन्हें सोल्व करेंगे हम, सोल्व तो किए हुए हैं, आप बस देख लीजिए। कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल। ठीक है जी। नंबर ऑफ मोल हमने कैलकुलेट करने हैं किसके अंदर 52 ग्राम ऑफ हीलियम गैस, और सेकंड है 12.044 इंटू 10 की रेज़ पावर 23। ये हमें नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं। तो सबसे पहले क्या था, निकालना क्या है हमने नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल लिख लिया, जिसे n से डोनेट करते हैं। ठीक है जी। ये याद रखना जरूरी है कि यहाँ पे शॉर्टकट्स हो सकता है मैंने कहीं यूज़ किया हो, तो आपने अपने क्लासेस के अंदर, स्कूल के अंदर जब टीचर इनका टेस्ट लेगी तो उनको शॉर्ट फॉर्म में नहीं, पूरा इनका नाम लिखना है, इनके जो ये नोटेशंस है इसको नोट करना है, और जितना लेंथ ही उसके फुल स्टेप उसको ज़्यादा स्टेप के अंदर सोल्व करके दिखाना है। ठीक है जी। जितने ज़्यादा स्टेप होंगे उतने ही कहते हैं ज़्यादा नंबर मिलते हैं, तो उसे आपने शॉर्टली नहीं कर देना, मुँह जवानी। अगर मैं तो कहूँ तो नंबर ऑफ मोल 52/4 करके, तो क्या है सिंपल मुँह जवानी ही मैंने इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिए, पर ऐसे नहीं होएगा, आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप इसे लिखना होगा। तो नंबर ऑफ मोल किसके बराबर था, अभी हमने जो फॉर्मूला देखा गिवन मास अपॉन मोलार मास। गिवन मास हमें क्या है 52 ग्राम ऑफ हीलियम, ये हमें दे रखी है कि हीलियम 52 ग्राम हमें हीलियम गैस दे रखी है। उसके अंदर हमने क्या है मोल्स निकालने हैं कि जो 52 ग्राम 52 ग्राम हमारे पास हीलियम गैस है वो मोल के हिसाब से कितनी बनेगी। ठीक है। तो हम देखते हैं गिवन मास 52, और अब हीलियम का मोलार मास कितना था, हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है 4, और 4U होता है यूनिफाई मास, और मोलार मास क्या हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास, मतलब उसी को हम मोलार मास कहते हैं। तो
U को हटा के G लगा देंगे तो कितना हो गया 4 ग्राम। ठीक है जी, जो मोलार मास बन गया। तो 52/4 डिवाइड करो 13, मतलब नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 13 आ गए। 13 मोल्स कि मतलब जो 52 ग्राम मेरे को गैस दी थी उसके अंदर 13 मोल बनते हैं। ठीक है जी। और अब कहते हैं कि पार्टिकल्स निकालने हैं कि नंबर ऑफ मोल मुझे पता लग गए, 1 मोल बराबर होता है 6.02 के बराबर और 13 मोल कितने के बराबर होंगे, तो मैं 13 को 6.022 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, वो नंबर ऑफ पार्टिकल बन गए। ठीक है जी। देखते हैं सेम वही अगला क्वेश्चन। अगले में क्या दे रखा है, हमें नंबर ऑफ मोल निकालने हैं, इसमें भी नंबर ऑफ मोल निकालने हैं पर हमें पार्टिकल्स दे रखे हैं। नॉर्मल सी बात है, आप जब भी अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स आप दोनों फॉर्मूले लिख लेना कि जब भी आपका टेस्ट या पेपर हो तो दोनों फॉर्मूले बराबर लिख लेना, तो उसके अंदर जो भी आपको लगी फॉर्मूला जो यूज़ होएगा जिसकी वैल्यूज़ दे रखी है उस हिसाब से वो फॉर्मूले में पुट कर लेना कि मेरे को नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं। तो मेरे पहले फॉर्मूले में तो कहीं पार्टिकल्स का यूज़ है ही नहीं, तो मतलब कि दूसरा फॉर्मूला यूज़ होगा, तो मैंने दूसरा फॉर्मूला लिख लिया नंबर ऑफ पार्टिकल। ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल है ना, ये मतलब यहाँ पे आप नंबर ऑफ एटम भी लिख सकते हो और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी लिख सकते हो। पार्टिकल तो एक कॉमन नाम दे दिया कि इसके अंदर क्या चीज़ है, एटम भी हो सकते हैं मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ठीक है जी। तो नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलार मास इनटू एवोगैड्रो कांस्टेंट। अब ये जो गिवन मास और अपॉन मोलार मास है ना, आप इसकी जगह n भी लिख सकते हो, क्योंकि गिवन मास अपॉन मोलार मास किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स के बराबर। तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स भी लिख सकते हो कि जगह फॉर्मूले में ऐसे यूज़ करना पड़ेगा। तो छोड़ो अभी इसी को देखते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स मुझे गिवन है कि मुझे निकालना क्या है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं और नंबर ऑफ पार्टिकल्स मुझे दे रखे हैं कि इतने पार्टिकल्स हैं, आप बताओ उसके अंदर मोल कितने बनेंगे। कि पहले मास दे रखा था और उसमें मोल्स निकालने थे, अब क्या है मुझे पार्टिकल्स दे रखे हैं और उससे मोल बनाने हैं। कि मान लीजिए कि एक मोल जो 6.2 के बराबर था, अब वो 6 से ज़्यादा भी मेरे को नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो सकते हैं, है ना। कि जब 6.02 से ज़्यादा पार्टिकल होंगे तो क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स भी ज़्यादा हो जाएंगे। वही चीज़ अब निकालनी है कि नंबर ऑफ पार्टिकल बराबर गिवन मास अपॉन मोलार मास इनटू n नॉट। तो n नंबर ऑफ पार्टिकल जो कि हमें दे रखा है कितना है 12.044, ये हमें दिया हुआ है, बराबर गिवन मास अपॉन मोलार मास। इसे हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ, यही तो हमने निकालना था। तो हमने क्या किया, गिवन मास तो हमें कुछ दिया नहीं हुआ इसके अंदर, सेकंड क्वेश्चन के अंदर ना मोलार मास पता कि किसका निकालना है, कि कोई हमें एलिमेंट नहीं दे रखा। पर ये दोनों गिवन मास अपॉन मोलार मास ये बराबर किसके होता है, n के बराबर। ये जो n है ये किसके बराबर है, नंबर ऑफ मोल के बराबर। ठीक है जी। तो मैंने क्या किया, गिवन मास की जगह n को लिख लिया इंटू n नोट की जो वैल्यू थी 6.022, ये इसकी वैल्यू डाल दी। अब कुछ नहीं करना, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई, लेफ्ट साइड राइट साइड ले जाइए। n को रख लिया मैंने एक तरफ, ठीक है जी, और 6.022 था, इसको मैं ले गया 12 के नीचे। ठीक है। और जब इसको मैंने डिवाइड किया तो n की वैल्यू कितनी निकली, ये कट कटा के ये इससे डबल ही है 6.022 और वो हो गया 12.044। 10.23 से ये कट गया और ये कट गया 2 के ऊपर, 2 के ऊपर कटा तो नंबर ऑफ मेरे पास कितने आ गए पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं, जो नंबर ऑफ मोल। ठीक है जी। नंबर ऑफ मोल कितने आ गए, 2 मोल आ गए। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमने नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल लिए और नंबर ऑफ मोल भी निकाल लिए। कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, यही 2 फॉर्मूलाज हैं, दोनों को लिख लेना है। जो वैल्यू दी हो उसे पुट कर दो, जो निकालना हो उसे एक तरफ रख के दूसरों को सोल्व कर लो। सिंपल मल्टीप्लाई, क्रॉस, डिवाइड, यही 2 यूज़ होने हैं इसके अंदर, है ना। और कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा इसके अंदर। अभी देखना आप नेक्स्ट देर का है कैलकुलेट द मास, कि अब हमें फिर क्या है, मास निकालना है। ठीक है जी। तो आप क्या करो, अपना फॉर्मूला वही सेम पहले की तरह लिख लो। एक मिनट, एक्चुअली ये स्लाइड थोड़ी सी ऊपर नीचे होगी। तो इसके अंदर 3 क्वेश्चन दे रखे हमें, कैलकुलेट द मास। अब हमें मास निकालना है। तो मास देखिए कौन से फॉर्मूला में आता है, मास दोनों फॉर्मूला में यूज़ हो रहा है, पर हम स्टार्टिंग वाला यूज़ करते हैं जो कि नंबर ऑफ मोल था, बराबर किसके था, ये जो लाइन ऊपर चलेगी ये यहाँ पे आनी चाहिए थी लाइन, गिवन मास अपॉन मोलार मास। अब निकालना क्या है हमें, मास, मतलब जो गिवन मास है वही निकालना है, उसी को निकालना है। गिवन मास कह लो या सिंपल जो मास निकालना है, ये सेम ही चीज़ है। अब ये चीज़ हमें निकालनी है
और दिया क्या हुआ है हमें, मोल्स दे रखे हैं, 0.5 मोल्स दे रखे हैं। ठीक है जी, नंबर ऑफ मोल क्या होगा, अब ये नंबर ऑफ मोल है, ये क्या है 0.5, तो यहाँ इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 0.5। ठीक है जी, और गिवन मास मुझे निकालना है किसका, नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का कितना होता है एटॉमिक मास 14 और मोलार मास कितना आ जाएगा 14 ग्राम। अब ये क्या है, नाइट्रोजन के 2 एटम है, अगर एक का मास 14 होगा तो 2 का कितना हो जाएगा 28। तो मैं मोलार मास की जगह 28 लिख लूँगा और गिवन मास को एक तरफ रख के मोलार मास को ऊपर नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो नंबर ऑफ मोल मुझे दे रखे थे 0.5। ठीक है जी, और मोलार मास मैंने निकाल लिया 28, तो 0.5 को 28 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 14। तो मेरे पास मास आ गया 14 ग्राम। ठीक है जी, सेकंड क्वेश्चन, 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। अब क्या, कुछ नहीं है जी, सिंपल ही है। पहले नाइट्रोजन के 2 एटम थे, नाइट्रोजन गैस दे रखी थी, मतलब नाइट्रोजन एटम तो होगा सिंगल, और जब एक से ज़्यादा अलग हो गए तो वो बन गए मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स बन के आगे क्या बन गया, गैस। कि अब नाइट्रोजन गैस थी, ठीक है जी, N2 होगी नाइट्रोजन गैस जिसके अंदर 2 एटम थे, अब क्या सिंगल एटम है। सेम वही फॉर्मूला लगेगा, नंबर ऑफ मोल हमें दे रखे हैं 0.5, गिवन मास हमने निकालना है और मोलार मास किसका, नाइट्रोजन का। पहले 2 एटम थे तो 28 हो गया, अब एक एटम है तो 14 हो गया, तो 0.5 को 14 से मल्टीप्लाई किया तो 7 मेरा आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन 3.011 इंटू 10 की पावर 23 नंबर ऑफ एन एटम, कि हमें नंबर ऑफ एटम्स दे रखे हैं, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं जो कि एटम है, और निकालना क्या है, मास। अब क्या होगा, सेकंड फॉर्मूला यूज़, तो मैं सेकंड फॉर्मूला लिख लेता हूँ, नंबर ऑफ एटम, जो कि मैं पहले पार्टिकल्स लिखता था यहाँ पे, अब मैंने क्या लिख दिया, नंबर ऑफ एटम, क्योंकि एटम्स हमें दिए हुए हैं। फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मोलार मास इंटू एन नॉट एवोगैड्रो कॉन्स्टेंट। नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 3.011, ये मैंने लिख लिया। गिवन मास ये तो मैंने निकालना ही है, कैलकुलेट तो मास मैंने क्या है निकालना है, अपॉन मोलार मास, मोलार मास मैं लिख सकता हूँ क्योंकि मुझे नाइट्रोजन एटम दिए हुए हैं। नाइट्रोजन का मोलार मास लिख लिया कि एटॉमिक मास कितना था 14, यू को हटाया और जी लगा लिया, वो कितना बन गया, मोलार मास बन गया। तो 14 मैंने पुट कर लिया नीचे, इंटू एन नोट एवोगैड्रो कांस्टेंट की वैल्यू भी मुझे पता थी, 3 वैल्यू आपको पता है और चौथी आपने गिवन मास निकालना है। तो क्या कीजिए 3.04 इसे ले जाइए ऊपर, ठीक है जी, और 6.022 ये आ जाएगा इसके नीचे, तो ये वाली वैल्यू आ गई 3.011 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 6.022 इंटू 14, ये वाली लाइन अपनी फाइनल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इसके साथ। तो ये क्या हुआ 1 पे, ये गया 2 पे, और 1/2 इंटू 14 ये गया 1 पे, ये गया 7 पे, तो मास आ गया 7 ग्राम हमारा मास आ गया। ठीक है जी, ये निकालना था कैलकुलेट मास। अब सेकंड फॉर्मूला से मैंने मास निकाल लिया और पहले वाले फॉर्मूला से भी मास निकाल लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं, वही नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाला फॉर्मूला लगेगा। अब तो देखते हैं नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स कितने हमें, मतलब जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ एटम का गिवन मास अपॉन मोलार मास इंटू एन नोट, ये हो गया। अब हमें दिया क्या हुआ है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं और क्या दिया हुआ है 8 ग्राम दे रखा है, 8 का मतलब मास दे रखा है, तो गिवन मास हमें गिवन है, ऑक्सीजन का एटम है, ठीक है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, एटम नहीं है मॉलिक्यूल्स है क्योंकि 2 एटम है, तो इसका हम मोलार मास निकाल सकते हैं। एटॉमिक मास कितना होता है 16U, ठीक है, और मोलार मास कितना बन जाएगा 16 ग्राम, ठीक है जी। पर 2 एटम है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया 32, ये बन गया 32 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स का मास, ठीक है जी। और एन नोट की वैल्यू भी पता है हमें, मोलार मास हमने पुट कर लिया, गिवन मास पुट कर लिया 8/32, और कांस्टेंट की वैल्यू भी हमें पता है 6.022, और निकालना क्या था नंबर ऑफ आइटम्स, जिसे हम पहले से ही लेफ्ट हैंड साइड में रखा हुआ है,
बताया था ना, जो चीज़ निकालनी है उसे एक तरफ रख लो, बाकियों को मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी है उसे कर लो। तो नंबर ऑफ एटम हमें निकालने थे वो पहले से ही लेफ्ट साइड में है, गिवन मास मोलार मास हमें दिया हुआ था और कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता थी। तो इसको जब मैंने सोल्व किया ये गया 1/4, अब 1/4 आ गया, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो सिंपल 1.055 इसकी वैल्यू आ गई, कि मतलब 8 ग्राम के अंदर ऑक्सीजन के कितने एटम होंगे 1.055, मतलब कि ये अब 1 मोल से भी कम है, कि 1 मोल की वैल्यू तो 6.022 होती है, ठीक है जी। तो उसको 4 से डिवाइड कर दिया, मतलब उससे 4 गुना कम होगी 2 एटम्स की नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है जी। 2 ऑक्सीजन के एटम हमें दिए हुए थे और 8 ग्राम गैस थी जिसके अंदर एटम मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है जी, मॉलिक्यूल्स थे, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने थे 8 ग्राम गैस के अंदर ऑक्सीजन के। आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये रहा हमारा सेकंड। 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम, कि हमें क्या है नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं अब, कि 0.1 मोल कार्बन एटम के अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे, ठीक है जी। कि 1 मोल के अंदर हमें पता है 6.022 होते हैं, 2 मोल के अंदर 2 से डिवाइड कर देंगे, ये क्या है उससे कम है, कि 1 मोल के अंदर तो 6.022 होते हैं कार्बन के नहीं, सिंबल कोई भी एटम, कोई भी नंबर ऑफ एटम 6.02 होते हैं, तो 0.1 के अंदर कितने होंगे, तो मतलब उसको 10 से डिवाइड कर दिया, तो 6.022 को भी 10 से डिवाइड कर देंगे। ओवरऑल तो मैंने भी यही किया हुआ है ना। तो देखते हैं नंबर ऑफ एटम हमने लिख लिया, सेम यही फॉर्मूला। अब गिवन मास अपॉन मोलार मास, ऐसा तो कुछ हमें दिए ही नहीं हुआ, मोल्स दे रखे हैं, पर गिवन मास अपॉन मोलार मास किसके बराबर होता है, मोल्स के बराबर ही होता है। हमने निकाला था नंबर ऑफ मोल बराबर गिवन मास अपॉन मोलार मास, तो मैंने क्या किया गिवन मास और मोलार मास की जगह एन को पुट कर दिया इनटू एन नोट, ये हमारा जो पहले था वैसे ही कांस्टेंट ये आ गया। अब नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.1 और एन नोट की वैल्यू हमें पता है, ठीक है जी। तो 0.1 को मैंने 1/10 लिख लिया इंटू 10 की रेज़ पावर इंटू 6.02 इंटू 10 की रेज़ पावर 23। अब ये जब एक जीरो मतलब कि इसके पीछे 23 जीरोज है ना, 10 की रेज़ पावर 23, तो एक जीरो कट जाएगी तो 23 की जगह कितनी रहेगी 22 रहेगी। तो सेम वही वैल्यू 6.022 इंटू 10 की रेज़ पावर 22 नंबर ऑफ एटम्स आ गए कार्बन की, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह के आपके पास न्यूमेरिकल्स आएंगे, कुछ नहीं है सिंपल न्यूमेरिकल्स है, बच्चों को बहुत ज़्यादा हुआ लगता है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपके अभी ये इन्हीं क्लासेस में 9th 10th में शुरू होते हैं, तो इसलिए आपको ये थोड़े टफ लगेंगे, पर प्रैक्टिस के साथ साथ बिल्कुल ईजी हो जाएंगे। 2 फॉर्मूलाज हैं, इन्हीं 2 फॉर्मूलाज को लिखना है और जो वैल्यू दी हो उनको पुट कर लो और जो निकालना उसे एक तरफ रख लो और फाइनली आंसर अपना सोल्व कर लो, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी के साथ हमारी आज का ये लेक्चर ख़त्म, ये लेक्चर फिनिश हुआ। नेक्स्ट हम देखेंगे नंबर ऑफ मोल्स, ये एक कुछ इजी मेथड है आपके क्वेश्चंस को करने का, पर ये क्या है मुंह जवानी क्वेश्चंस, इसके थ्रू मुंह जवानी कर सकते हैं। ये मोल्स की ट्रायंगल्स कह लो या पिरामिड कह लो, ये पिरामिड फॉर्मूलाज है कि एक शॉर्टकट ट्रिक है कि आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं तो गिवन मास कैसे निकालना होगा, अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स दे रखे हैं तो मोल्स निकालना हो तो क्या करना होगा, या नंबर ऑफ एटम्स दे रखे हैं और मास निकालना है क्या करना होगा। तो ये हम एक अलग से इसकी वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर आपको ये समझाऊंगा सारा। और जो आज हमने न्यूमेरिकल्स किए हैं, क्वेश्चन किए हैं, उन्हीं क्वेश्चन को इससे सोल्व करके दिखाऊंगा। पर इसका सिर्फ एक ही लूज पॉइंट है कि इसके अंदर हम वैल्यू नहीं पुट कर, वैल्यू मतलब पूरा क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप नहीं कर सकते, सिर्फ मुँह जुबानी ही इनको सोल्व करना पड़ता है, ठीक है जी। जो आपको पेपर के अंदर तो स्टेप बना के करना पड़ेगा, पर इससे ये होगा कि जो हमने क्वेश्चन पीछे सोल्व किए हैं उससे वेरीफाई कर सकते हैं कि वो मेरी वैल्यू सही है क्या, कि वहाँ पे जो पुट करने में मैंने निकाला है वो ट्रिक मतलब वो तरीका सही है क्या, यहाँ से हम इसको वेरीफाई कर लेंगे। तो ये हम अगली वीडियो में इसकी एक अलग से स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, अगर कम पसंद आई हो तो भी लाइक और शेयर कर दीजिए। हो सकता है आपके फ्रेंड्स आपके
किसी और के काम आ जाए।